हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉल सर एकेडमी की तरफ से मैं आपके लिए बैंकिंग का चैप्टर लेकर आया हूँ। आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो चलिए हम थोड़ा सा शुरू में ये जानने की कोशिश करें कि रिजर्व बैंक बनने के पहले जो था इंपीरियल बैंक इसका काम संभाल रहा था, पर 1926 में रॉयल कमीशन इन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट से सेपरेट किया गया और एक सेंट्रल बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा एक चालू किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि 1920-25 तक के भारत में छोटे बड़े 170 बैंक खुल चुके थे और बंद भी हो रहे थे, है ना। खुलते जा रहे थे, कुछ कोई अपना लाल बत्ती दिखा करके दिवालिया होकर बंद भी होते जा रहे थे। कुल मिलाकर के बैंकिंग इतना बढ़ जरूर गया था, परंतु नियंत्रण में नहीं था, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। तो हिल्टन यंग कमीशन ने यह कहा कि नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। तो उन्होंने 1926 में ये रिकमेंडेशन दिया था, परंतु ये उस समय में ठंडे बस्ते में चला गया। फिर बाद में 1934 में इसको जोर शोर से लागू किया गया, इसके शेयर होल्डर्स मिल गए और फिर ये 1934 में इसका एक्ट बना और 1935 में इसका फंक्शन चालू हुआ। तो 1935 में फंक्शन होने के बाद इसमें क्या क्या काम डाले गए? कंट्रोल ऑफ करेंसी, क्रेडिट पॉलिसी थी और बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री। ये इनका मेन फंक्शन उस समय में चालू किया गया था। फिर 1935 में जब ये एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद जो फंक्शन अलग से डिसाइड हुए वो इधर है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में और ज्यादा जाने कि 1934 में एक्ट बना और फंक्शन चालू हुआ 1935। आरबीआई जो है उसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। इस एक्ट के अंतर्गत अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 की तरह इसको नेशनलाइज किया गया। अब आपको मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और नेशनलाइजेशन, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यद्यपि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी वह नेशनलाइज्ड बैंक बोल जाते हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अब देखिए कि जब कोई प्राइवेट हाथों से गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में लेती है, उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं और या नेशनलाइज करना कहते हैं। परंतु अगर वो पहले से किसी गवर्नमेंट का है और दूसरे गवर्नमेंट ने उसको ओवरटेक कर लिया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1921 से, जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट के अंतर्गत था। तो 1 जुलाई 1955 में जब उसको स्टेट बैंक ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट की तरह जब गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया, तो एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के पास वो बैंक आया, इसीलिए उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक बोलते हैं। और बाकी जितने भी बैंक हैं जो प्राइवेट हाथों में थे या जिसकी शेयर होल्डिंग मार्केट में थी, उनको जब गवर्नमेंट अपने पास लेती है तो उसको नेशनलाइजेशन कहती है। तो चलिए, तो नेशनलाइज कब हुआ? ये 1949 और 48 के एक्ट की तरह आरबीआई एक्ट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप। अब गवर्नर क्या कौन बने? 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक, अब उसके बाद 1949 में सीडी देशमुख, जो कि पहले से ही गवर्नर थे, है ना। 1945 के बाद से वो गवर्नर रहे, उन्हीं को ही कंटिन्यू किया गया सीडी देशमुख जी को 1949 में। परंतु वो नेशनलाइज होने के बाद पहले गवर्नर बने सीडी देशमुख। अब हम करंट गवर्नर के बारे में जानेंगे। तो करंट गवर्नर अभी हैं शक्तिकांत दास। अब इन गवर्नर के अंडर में
अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इसमें है एमडी पात्रा। कानूनगोजी जो थे उनके बदले में माइकल देवव्रत पात्रा जो हैं उनकी जगह लिए हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को अभी यही देख रहे हैं। दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। इस प्रकार से 4 गवर्नर, जो कि कुछ दिन पहले तक के 3 थे, अभी चौथे आए हैं टी रविशंकर, और इस प्रकार से अब 4 गवर्नर का जो कोरम है वो पूरा हो गया। अब रहा कि आरबीआई का इनिशियली जो हेडक्वार्टर था 1935 में वो था कलकत्ता में। फिर 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया। तो बॉम्बे का जो वर्तमान नाम है वह है मुंबई। उस समय बॉम्बे कहा जाता था, परंतु मैंने मुंबई इसलिए लिखा है कि वर्तमान में अभी इसको मुंबई कहते हैं। तो 1937 में ये बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसके कितने रीजनल ऑफिसेस हैं? 19 रीजनल ऑफिस है, 12 सब ऑफिसेस हैं और 5 इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो ये तो हुआ बेसिक। अब सब्सिडियरीज कौन कौन से हैं आरबीआई की? फुली ओन्ड का मतलब होता है कि 100% शेयर जो हैं वो आरबीआई के पास ही हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फुली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। तो पहला है डीआईसीजीसी, जो कि 1978 में खुला था। तो 1978 में ये चालू हुआ डीआईसीजीसी, है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या बोला मैंने? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये डीआईसीजीसी चालू हुआ 1978। उसके बाद 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBMNMPL, थोड़ा बड़ा है नाम, है ना। तो ये फरवरी 1995 में खोला गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद 1988 में जो था नेशनल हाउसिंग बैंक जो खोला गया था वो फुली ओन्ड सब्सिडरी था आरबीआई का, परंतु अभी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2019 में ले लिया है। अब यह आरबीआई के पास नहीं रह गया है। तो ये कई लोगों के कंफ्यूजन में रहता है, जो पुराने पढ़ने वाले हैं, कि भाई एनएचबी भी तो है। तो एनएचबी था, अब वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ले लिया गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 7 फंक्शन हैं। पहला है टू इशू नोट एंड करेंसी। तो भारत के अंदर जितने भी नोट और करेंसी, है ना, छापे जाते हैं वह पूरे के पूरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के। ठीक, 1 रुपए का जो नोट होता है वह फॉरेन सेक्रेटरी का उस पर दस्तखत होता है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में रहता है। तो टू इशू नोट एंड करेंसी, ये पहला फंक्शन है। अब ये नोट और करेंसी किस प्रकार से छापना है, कब कितना छापना है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। किसको देखते हुए? इन्फ्लेशन को देखते हुए और हमारी जीडीपी को देखते हुए। इस प्रकार से यह नोट और करेंसी को कंट्रोल करती है। फिर है गवर्नमेंट्स बैंकर। तो ये गवर्नमेंट को जब भी किसी भी बैंक से कोई बात करनी है तो वह सीधा किससे बात करता है? आरबीआई से बात करता है। तो आरबीआई से जो भी मदद लेना हो या उसको कोई भी सुझाव देना हो तो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही अपनी बातचीत करता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य करता है, और बैंकर्स बैंकर भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा फंक्शन है ये। जितने भी बैंक भारत में चल रहे हैं उन सब का बैंकर है कौन? आरबीआई। उनको कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ उनका आखिरी में जब कोई उनको लोन नहीं मिलता तो लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं, वो आरबीआई ही होता है जो उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये बैंकर्स बैंकर का काम भी करता है। अब टू फॉर्मुलेट रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है आपका एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
ये सब चीजें जो कंट्रोल होती हैं, जिसका परसेंट देखा जाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत देखा जाता है। तो आरबीआई का काम रहता है कि वह मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करता है और रेगुलेट भी करता है। तो इसके कम से कम 4 मीटिंग होना चाहिए, है। 4 मीटिंग जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और कम से कम 4 वोट से ये कोई भी जो पॉलिसी है वो पास होती है, क्योंकि टोटल 6 मेंबर हैं। तो 6 मेंबर में से 4 मेंबर अगर फेवर में बोलते हैं तो वह पॉलिसी पास हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करती है। अब और क्या कंट्रोल करती है? क्रेडिट पॉलिसी, कि किस बैंक को कितना क्रेडिट देना है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर में कितना देना है, इंडस्ट्रीज को कितना देना है, कंज्यूमर में कितना देना है, ये सब पहले से डिसाइड किया जाता है और जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है क्रेडिट पॉलिसी। और जब उसको रिजर्व बैंक जो लोन देगी वो किस रेट में देगी और वो उसको किस प्रकार से चलाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम छठवें फंक्शन में, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जिस प्रकार से हम बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया गए, इंडिया में जा करके हमको जरूरत पड़ी कि भाई हमको इतने डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब वापस पहुंचे आप, इंडिया वापस आए, तो आपके पास पता चला कि 4-5 हजार डॉलर बच गए। अब ये 4-5 हजार डॉलर इंडिया में तो चलेंगे नहीं, तो आप क्या करते हो? किसी भी बैंक में जाके जमा करते हो, वह आपका थोड़ा सा एक्सचेंज लेता है और उसके बदले में आपको इंडियन रुपये दे देता है। परंतु वो पैसा को वो बैंक अपने पास नहीं रखता, वो किसके पास कस्टडी रख देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज देता है। तो जितने भी फॉरेन करेंसी के नोट होते हैं उसका सबकी कस्टडी कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई का एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद रिप्रेजेंट इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आरबीआई करता है। या तो आरबीआई का गवर्नर जाएगा या उससे रिलेटेड डिप्टी गवर्नर जाएगा और रिप्रेजेंट करेगा पूरे इंडिया को। तो इस प्रकार से ये 7 मेन फंक्शन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा आरबीआई जो है वो कुछ एक्ट को भी एडमिनिस्टर करता है। इसमें 9 एक्ट आते हैं, जैसे आरबीआई एक्ट, आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इत्यादि इत्यादि। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसको उतना डिटेलिंग नहीं किया है। परंतु आरबीआई के फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी सब्सिडरीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनके जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हैं और उसके अलावा कि कहाँ हेड ऑफिस है अभी और कहाँ उसकी रीजनल ऑफिस और कितने रीजनल ऑफिस और कितने सब ऑफिस और कितने ट्रेनिंग सेंटर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से ये भारत में लाया गया और किस प्रकार से ये पहले शुरू में फंक्शन करता था और उसके बाद अभी वर्तमान में इसके फंक्शन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? छोटा टॉपिक था, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करें कि आप पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करें, जहाँ की आपको बहुत ही इकोनॉमी रेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ वीडियो क्लासेस भी आपको फ्री दिए जाते हैं और टेस्ट जितना भी आप चाहें वो उतना आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से जो हमारा पॉल सर एकेडमी है वो स्टूडेंट्स के लिए समर्पित रहता है और हर एग्जाम के लिए, जिस प्रकार की बैंक, रेलवे, एसएससी और पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन। तो अब यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।